दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी। 91.2 एफएम पर आप इसे सुन पाते हैं। दोस्तों, आज संविधान दिवस है और इस बेहतरीन मौके पर मैं डॉक्टर लता जोशी इस बहाने आपसे अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। संविधान दिवस के मौके पर हम अगर भारत के संविधान को समझना चाहें तो इसकी शुरुआत दो तरह से हो सकती है। पहली, इसके अकादमिक महत्व की बात, जिसके जरिए हम संविधान की बारीकियों पर अकादमिक नजर डाल सकते हैं और उन घटनाक्रमों की पड़ताल कर सकते हैं जिससे भारत को एक अद्वितीय संविधान मिला। लेकिन दूसरी बात से शुरू करना मुझे ज्यादा प्रासंगिक लगता है कि आखिर इस संविधान के लागू होने से भारत की सामाजिक राजनीतिक संरचना में क्या बदलाव हुए, जिसने भारतीय समाज को उससे पूर्व की स्थिति से बदलकर रख दिया। असल में भारतीय संविधान ने पहली बार भारत के नागरिकों को सैद्धांतिक या कहें संवैधानिक तौर पर सामाजिक और राजनीतिक लिहाज से एक समान माना। इससे पहले भारत के भूगोल में रह रही यहाँ के नागरिकों के कभी भी एक समान राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी अधिकार नहीं थे। सामंती या कहें राजशाही के दौर में किसी भी तरह का न्याय का व्यवहार वहां के शासक या राजा और उस तंत्र के विवेक पर निर्भर था। सैद्धांतिक तौर पर राजा और उसके उपक्रम आम नागरिक से हायरार्कियल श्रेष्ठ थे। भारतीय समाज की सांस्कृतिक जड़ों में लिंग और जातीय असमानता भी शाश्वत रही है। हर किसी के लिए एक समान न्याय या व्यवहार का कोई सैद्धांतिक या संवैधानिक व्यवस्था राजशाही की शासन में नहीं थी। इसके बाद भारत लंबे दौर के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन गया, जहां बेशक उसके नागरिकों के अधिकार दोयम दर्जे पर धकेले गए। इसका एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देखें तो हिल स्टेशनों की जो मॉल रोड्स हैं, उस जमाने में उसमें बोर्ड्स हुआ करते थे जिस पर लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हालांकि यूरोपीय देशों में हुई पूंजीवादी क्रांति और ब्रिटेन के साथ सीधे ताल्लुक ने भारतीय बौद्धिक वर्ग को आधुनिक मूल्यों से परिचित कराना शुरू किया, जिसमें से एक सबसे बड़ा मूल्य था आधुनिक संवैधानिक शासन प्रणाली से परिचय। इससे भारत में चले स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व के सामने संपूर्ण स्वराज का सपना पैदा हुआ। उसके पास स्वराज पाने के लिए आधुनिक मूल्य से संचालित एक संवैधानिक शासन प्रणाली की राह स्पष्ट थी। जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्वकारियों के पास नए भारत की नींव रखने का काम था, तो वे इस बात को बेहतरीन समझते थे कि ये नींव एक मजबूत आधुनिक संविधान पर ही रखी जा सकती है। इसीलिए संविधान निर्माण के लिए देश भर में अलग अलग क्षेत्र से 389 प्रतिनिधियों को चुना गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संपन्न हुई, जिसे अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल कहा जाता है। हालांकि 3 जून 1947 के माउंटबेटन प्लान के तहत पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का गठन किया गया और भारतीय संविधान सभा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की सदस्यता निरस्त कर दी गई। इसके चलते संविधान सभा की सदस्यता कुल 299 सदस्य रह गई। विविधताओं से भरे इस देश के संविधान निर्माण की एक ऐतिहासिक जटिल प्रक्रिया में काफी समय लगा। इस अवधि में लगातार चर्चाएं परिचर्चाएं होती रहीं और लगभग इस अवधि में 165 दिनों में 11 सत्र हुए, जिसमें से संविधान का प्रारूप निर्धारण करने में 114 दिन लगे। कड़ी मेहनत और विस्तृत विजन के साथ भारत का जो संविधान सामने आया, उसके अंतर्निहित तत्वों का उसकी प्रस्तावना में संक्षेप में दर्ज किया गया है। यह प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है।
हालांकि भारत के संविधान में सैद्धांतिक तौर पर व्यवस्थाएं और अधिकार हैं, वे अब तक भी समाज में पूर्ण स्थापित अलग अलग पावर स्ट्रक्चर के चलते पूरी तरह साकार नहीं हो सके हैं। 25 नवंबर 1949 को भारत को संविधान सौंपते हुए संविधान सभा के अंतिम संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने इस ओर इशारा किया था। हालांकि संविधान के सैद्धांतिक तौर पर भारत में सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी समानता का वादा किया है, लेकिन व्यवहार में अब भी यह संभव नहीं हो पाया है। जबकि आर्थिक असमानता भी एक व्यापक चुनौती है, जिसे संविधान भी सीधे तौर पर एड्रेस नहीं करता। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जिन अंतर विरोधों की ओर इस संबोधन में इशारा किया गया, संविधान लागू होने के बाद से भारत उन्हीं अंतर विरोधों से जूझ रहा है और इनसे पार पाना असल में भारतीय संविधान के आधुनिक मूल्यों की जीत होगी। भारत उसी ओर अग्रसर है। धन्यवाद।